नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में स्वागत है। बिना वक्त ज़ाया किए सीधे आज के विषय पर आते हैं। आज हम मैक्रो जियोपॉलिटिक्स यानी बड़ी वैश्विक घटनाओं से लेकर रोज़मर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने वाली माइक्रो रिफ्लेक्शंस तक का एक बड़ा दिलचस्प सफ़र तय करने वाले हैं। दुनिया भर में मचे इस शोर शराबे के बीच चीज़ों को स्पष्टता से समझने का ये एक बेहतरीन तरीका है। आज की चर्चा की मुख्य पड़ाव कुछ इस तरह रहेंगे। पहला, मध्य पूर्व संघर्ष के ताज़ा अपडेट्स। दूसरा, पीएम मोदी का यूरोप दौरा। तीसरा, तमिलनाडु में थलपति विजय की नई सरकार। और अंत में इन भारी भरकम खबरों के बीच दैनिक जीवन का संतुलन। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, जो है मध्य पूर्व या मिडिल ईस्ट के ताज़ा हालात। 38 दिनों तक चले अमेरिका और इजराइल के संयुक्त बमबारी अभियान के बाद आज पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों के दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा है। क्या ईरान का सैन्य खतरा पूरी तरह से खत्म हो गया है? सच कहूं तो ये सवाल वैश्विक सुरक्षा और इकोनॉमी दोनों के लिए बहुत मायने रखता है। इसे समझने के लिए अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर के बयान को देखते हैं। उन्होंने हाल ही में सीनेट के सामने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बाद ईरान का खतरा निश्चित रूप से कम जरूर हुआ है, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है। उनके अनुसार ईरान के पास अभी भी एक मध्यम स्तर की हमला करने की क्षमता बरकरार है। लेकिन अब यहाँ एक बड़ा ही चौंकाने वाला विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ सेंटकॉम का दावा है कि उन्होंने ईरान के 90% डिफेंस बेस और 8,000 से अधिक समुद्री खदानों को तबाह कर दिया है। वहीं जरा रुकिए, न्यूयॉर्क टाइम्स और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्टें कुछ और ही तस्वीर दिखा रही हैं। उनके मुताबिक ईरान के पास युद्ध से पहले की लगभग 70% मिसाइलें और मोबाइल लॉन्चर अभी भी पूरी तरह सुरक्षित हैं। असली ज़मीनी हकीकत कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, यह इन आंकड़ों से साफ झलकता है। और इस सब के बीच अगर हम इस सैन्य संघर्ष के पैमाने की बात करें तो पेंटागन के नए डेटा के हिसाब से इस युद्ध की लागत अब 29 अरब डॉलर्स तक पहुंच गई है। जरा सोचिए, 29 बिलियन डॉलर्स! ये एक अविश्वसनीय रूप से बड़ी धनराशि है, जो बताती है कि ये अभियान आर्थिक रूप से कितना भारी पड़ रहा है। इस बड़े युद्ध के साथ साथ इस पूरे रीजन में बहुत कुछ घट रहा है। जैसे अफ्रीका में एक बड़े जॉइंट ऑपरेशन में आइसिस का ग्लोबल लीडर अबू बिलाल अल-मिनुकी मारा गया है। उधर यूएई में एक ड्रोन हमले के चलते बराक न्यूक्लियर प्लांट के पास आग लगने की गंभीर खबर भी है। हालांकि कूटनीति के मोर्चे पर थोड़ी राहत है, क्योंकि इजराइल और लेबनान के बीच 45 दिनों का सीज फायर एक्सटेंड हो गया है। पर हाँ, दुनिया के तेल व्यापार की धड़कन हॉर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिका और ईरान के बीच का डेडलॉक अभी भी जस का तस बना हुआ है। अब भारी वैश्विक सैन्य तनाव से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट पर, पीएम मोदी का यूरोप दौरा। ग्लोबल डिप्लोमेसी की इस यात्रा को अगर हम ट्रैक करें तो इसकी शुरुआत हुई संयुक्त अरब अमीरात से। दूसरे दिन नीदरलैंड के द हेग में आर्थिक संबंधों पर चर्चा हुई। तीसरे दिन का ऐतिहासिक पड़ाव स्वीडन रहा। इसके बाद नॉर्वे और अंत में इटली की यात्रा निर्धारित है। भारत की विदेश नीति के लिहाज से ये 5 देशों का दौरा बहुत अहम है। इस दौरे का एक बेहद ऐतिहासिक पल स्वीडन के गुथेनबर्ग में देखने को मिला। यहाँ स्वीडिश प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया। अब ये कोई आम अवार्ड नहीं है। 1748 में स्थापित ये स्वीडन का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है, जो आमतौर पर केवल उन्हें ही मिलता है जिन्होंने पब्लिक सर्विस में कुछ बेहद असाधारण योगदान दिया हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात जानते हैं क्या है? ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां ग्लोबल सम्मान है, 31 वैश्विक सम्मान। ये नंबर खुद में एक बहुत बड़ा कूटनीतिक स्टेटमेंट है, जो वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती ताकत को सीधे तौर पर रेखांकित करता है। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से सीधे अपने देश लौटते हैं। भाग 3 में तमिलनाडु में नए मुख्यमंत्री का सफर। टीवी के पार्टी के नेता के रूप में पदभार संभालने के बाद थलपति विजय के शुरुआती 6 दिन पूरी तरह से एक्शन से भरपूर रहे हैं। 10 मई को उन्होंने तमिलनाडु के 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। 13 मई को महिला सुरक्षा के लिए तुरंत सिंगपेन स्पेशल फोर्स लॉन्च कर दी और फिर 16 मई को 717 टीएसएमएससी शराब की दुकानों को बंद करने का एक बहुत ही निर्णायक आदेश दे दिया।
चुनावी वादों को इतनी तेजी से जमीन पर उतारते देखना वाकई दिलचस्प है। देखिए, स्कूल और पूजा स्थलों के पास की शराब की दुकानें बंद की जा रही हैं। हर पुलिस स्टेशन में 24 घंटे सीसीटीवी और शिकायत दर्ज करते समय वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी गई है। इसके अलावा ड्रग्स माफियाओं की संपत्ति जब्त करने के कड़े निर्देश हैं और 21 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को शराब न मिले, इस पर सख्ती बढ़ा दी गई है। साथ ही प्रशासनिक ढांचे को कसने के लिए कई बड़े आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले भी किए गए हैं। लेकिन इन तेज और कड़े फैसलों के बीच एक डिटेल ऐसी है जो बहुत ही ताज़ा हवा के झोंके जैसी है। आमतौर पर वीआईपी कल्चर के बिल्कुल उलट नए मुख्यमंत्री ने एक बेहद अनुशासित दिनचर्या अपनाई है। वो रोजाना ठीक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम करते हैं और सबसे कमाल की बात, अपना दोपहर का भोजन, अपना टिफिन बॉक्स रोज घर से ही लेकर आते हैं। शासन को इस तरह से जमीनी और सिंपल रखना सच में थोड़ा अलग है। आइए अब अपने आखिरी सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। इन बड़ी और भारी खबरों के बीच दैनिक जीवन में संतुलन कैसे बनाएं। अब तक हमने युद्ध, कूटनीति और राजनीति की भारी भरकम बातें देखी, लेकिन जब दुनिया में इतना शोर हो तो अपने अंदर शांति कैसे लाएं? आज का कर्क यानी कैंसर राशिफल इसी ठहराव का एक बड़ा प्यारा संदेश देता है। धैर्य और अपनों के सहयोग से सफलता प्राप्त करें। अब कोई ज्योतिष मानता हो या नहीं, लेकिन सच कहूं तो धैर्य रखने का ये मैसेज आज के इस क्योटिक न्यूज़ साइकिल में हम सभी के लिए बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। इस सामान्य सी सलाह को हम 3 आसान और व्यवहारिक कदमों में बांट सकते हैं। पहला, अपने प्रोफेशनल प्रेशर को थोड़ा बैलेंस करना। दूसरा, बेवजह के गुस्से पर काबू रखना और आवेगपूर्ण बहसों से बचना। और तीसरा, सबसे जरूरी कदम, अपने परिवार और करीबियों के साथ वक्त बिताकर एक शांत माहौल बनाना। जब बाहरी दुनिया में, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो या पॉलिटिकल कॉरिडोर्स, इतनी उथल-पुथल मची हो, तो अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए ये छोटे-छोटे कदम एक एंगर की तरह काम करते हैं। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए हम एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहते हैं। इन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स और तेजी से बदलती राजनीति के दौर में हम अपना आंतरिक धैर्य और स्थिरता कैसे बनाए रख सकते हैं? अमेरिका ईरान की टेंशन से लेकर पीएम मोदी के कूटनीतिक दौरे और तमिलनाडु के नए पॉलिटिकल एक्शंस तक दुनिया तो बहुत तेजी से घूम रही है, लेकिन इस चक्कर में अपने आप को स्टेबल रखना ही शायद सबसे बड़ा टास्क है। आज के इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।